हेलो क्लास 12th, दिस इज ऋतिका साझा। वेलकम टू नोगेट ऑनलाइन। सेमीकंडक्टर मैंने कहा था पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया उसके आंसर्स प्लस सेमीकंडक्टर के टॉपिक्स मैं आज भी पढ़ाने वाला हूँ। हो सकेगा तो इसके साथ ही मैं आपको अल्टरनेटिव करंट भी पढ़ा दूंगा और उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। तो सेमीकंडक्टर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर मोड rather than in common base mode why। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर अभी दूंगा। रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ड्रॉ, फिर डिस्क्राइब द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, ड्रॉ इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ये सब क्या होता है ये मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। व्हाट इज फोटोडायोड, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, डिफरेंस बिटवीन एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे आप एक चीज गौर से देखोगे, देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब ऐसे कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। दो तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर्स, यहाँ लिखा हुआ है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या होता है, ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो जन्मजात पैदाइशी जो है सेमीकंडक्टर बिहेवियर लेके पैदा होते हैं। एग्जांपल के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन और बिस्मथ, ये प्योर होते हैं, इनमें किसी चीज की मिक्सिंग नहीं होती है। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो जन्मजात जो है इस सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को लेके पैदा नहीं होते हैं, जब हम कुछ मटेरियल को आपस में मिक्स करते हैं तब जाके हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलती है। तो आप याद रखोगे। उसमें एक टॉपिक आता है डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में इंप्योरिटीज को मिक्स करना ताकि उसकी परफॉर्मेंस इनहैंस हो सके, बढ़ सके। अब दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है वो समझ जाओ। जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और बिस्मथ, ये सब प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, जब इनमें हम लोग किसी ऐसे एलिमेंट की मिक्सिंग करते हैं, डोपिंग करते हैं, मिलावट करते हैं जिनकी वैलेंसी मतलब संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। जैसे जैसे 13th ग्रुप का एलिमेंट, इसका नाम है बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, जर्मेनियम, ठीक है, इसकी बात ये याद रखोगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ, इसमें हम लोग किसकी मिक्सिंग करते हैं, किसकी मिक्सिंग करते हैं, 13वें ग्रुप की, 13th ग्रुप की। क्यों, क्योंकि 13वें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, उनकी संयोजकता कितनी होती है, 3। यानी जब आप 3 संयोजकता वाले, 3 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स को सिलिकॉन, जर्मेनियम या बिस्मथ के साथ मिक्स करते हो तो कौन सा सेमीकंडक्टर मिलता है, पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर की खासियत क्या है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, मतलब जो बहुसंख्यक चार्ज कैरियर होता है वो होल्स होता है, और जो अल्पसंख्यक चार्ज कैरियर होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो कौन होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। ये कैसे बनता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिलिकॉन, बिस्मथ, जर्मेनियम, जब इसमें आप मिक्सिंग करते हो ऐसे एलिमेंट की जिसकी संयोजकता, जिसकी वैलेंसी 5 होती है। एग्जांपल के लिए 15th ग्रुप एलिमेंट, 15th ग्रुप एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 5 होती है, तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी खासियत क्या है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुसंख्यक में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक में कम मात्रा में कौन होता है, होल्स। उसके बाद हम बात करते हैं डायोड की। डायोड क्या होता है, डायोड एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो वन वे स्विच का काम करता है करंट के लिए, ठीक है, सर्किट में इसका यूज करते हैं, हर मदरबोर्ड, हर एक तरह के सर्किट्स में इसका यूज होता है। पीएन जंक्शन डायोड, बहुत अंदर नहीं जाऊंगा मैं इस सेशन में, मैं आपको हर एक टॉपिक बता दे रहा हूँ और थोड़ा सा उसको समझा दे रहा हूँ। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, देखो कुछ नहीं है ये, देखो ये जब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब इन दोनों को दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, पी टाइप एन टाइप को जोड़ देते हैं तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब जोड़ते हैं तो बीच में जो है ना कि हरकत की वजह से, एक्टिविटी की वजह से खांचा बनता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत। ये अवक्षय परत आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से बनता है। इसको याद कैसे रखोगे अभी शॉर्टकट में, देखो पी टाइप में किसकी मेजॉरिटी होती है, होल्स की, और एन टाइप में किसकी मेजॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन के करीब कौन होता है, होल्स, और होल्स के करीब कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जहां होल्स होगा वहां कौन इकट्ठा होंगे, इलेक्ट्रॉन, और जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वहां कौन इकट्ठा होंगे, होल्स। तो ये जो दिख रहा है आपको, जो कहते हैं हम लोग डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत, ठीक है। नेक्स्ट होता है बाइसिंग। बाइसिंग, बाइसिंग मतलब क्या होता है, बाइसिंग मतलब होता है पीएन जंक्शन डायोड, जो अब ये देखा हमने, इसका कनेक्शन बैटरी के साथ। अब देखो पीएन जंक्शन डायोड का ये भी एक डायग्राम है और ये भी एक डायग्राम है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीएन जंक्शन डायोड का रिप्रेजेंटेशन, जैसे एग्जांपल के लिए बैटरी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऐसे करते हैं ना,
प्लस और ये माइनस। वैसे पीएन जंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। कैसे, एक ट्रायंगल बनाओ, है ना, ये P हो जाएगा और ये N हो जाएगा। देखो बना हुआ है, ये बना हुआ है। अब देखो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसको बैटरी के साथ हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, देखो, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, ये मैं बनाता हूँ पीएन जंक्शन डायोड, जगह कहीं मिले तो बनाता हूँ मैं। देखो पहले मैं बनाता हूँ पीएन जंक्शन डायोड। तो एक क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ, ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड, और इसको मैं ऐसे जोड़ता हूँ, ये प्लस और ये माइनस। और दूसरा मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, दूसरा मैं जोड़ सकता हूँ ये माइनस और ये प्लस। अब देखो, जब पीएन जंक्शन डायोड का P वाला पार्ट बैटरी के पॉजिटिव से और N वाला पार्ट बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, अग्र बाइसिंग, और इसमें करंट का फ्लो अच्छे से होता है और सर्किट को नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जब हमारा P वाला भाग बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो और N वाला बैटरी के पॉजिटिव, इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। इसमें करंट फ्लो करता है लेकिन उससे सर्किट खराब हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है। तो मैंने वही बनाया है, देख लो, P जो है वो बैटरी के प्लस से, N बैटरी के नेगेटिव से फॉरवर्ड बाइसिंग, और P बैटरी के नेगेटिव से और N बैटरी के पॉजिटिव से रिवर्स बाइसिंग। मतलब आप पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कैसे जोड़ते हो, वही कहलाता है उसकी बाइसिंग। उसके बाद आगे आते हैं, आगे हमारे पास टॉपिक है रेक्टिफायर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना, ध्यान से देखो, फुल वेव और हाफ वेव का मतलब क्या है। देखो ये आपका, अब पहली बात तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है वो समझना। तो रेक्टिफायर जो होता है ना, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। और अच्छी बात बताऊं तो जो अपना रेक्टिफायर होता है वो अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग एसी में डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को पल्सेटिंग डीसी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो ये देखो, ये मैं आपके सामने क्या बना रहा हूँ, ये देखो मैंने इनपुट दिया, इनपुट किसका देंगे, एसी का। सेकंड में भी इनपुट किसका देंगे, एसी का, क्योंकि हमें एसी को डीसी बनाना है। तो देखो अब इनपुट दिया मैंने एसी का, तो आउटपुट ओपी, आउटपुट किसका मिलना चाहिए, डीसी का, क्योंकि रेक्टिफायर का काम ही है एसी को डीसी में बदलना। आउटपुट किसका मिलेगा, डीसी का। अब जो हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। इससे फर्क क्या है, हाफ वेव में क्या होता है कि आपने एसी का देखो हाफ इनपुट दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन और वैल्यू, सॉरी डायरेक्शन जो होता है वो लगातार क्या होते जाता है, चेंज होते रहता है, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो पहले हाफ साइकिल में, ये पहला हाफ साइकिल है, ये कौन सा है, ये पहला हाफ साइकिल है ना। तो पहला हाफ साइकिल में पोलैरिटी मान लो क्या थी, प्लस से माइनस, ठीक। तो जो आउटपुट डीसी होगा वो, उसमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे हाफ साइकिल में कहां से कहां तक, माइनस से प्लस में डीसी का आउटपुट मिलेगा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में भी डीसी का आउटपुट मिलता है और सेकेंड हाफ साइकिल में भी डीसी का आउटपुट मिलता है। इसमें हर साइकिल में आउटपुट मिलता है, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और इसमें आधे में कोई आउटपुट नहीं मिलता, आधे में मिलता है, फिर कोई आउटपुट नहीं मिलता, फिर आउटपुट मिलता है, इसको बोलते हैं फुल हाफ वेव रेक्टिफायर। ये इसमें फर्क होता है। अब इसका जो है थोड़ा सा आपको ये डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको, डायग्राम में क्या हो रहा होता है। देखो डायग्राम भी एकदम सिंपल सा है, एकदम इजी सा डायग्राम है। देखो पहले क्या हो रहा है, देखो पहले क्या हो रहा है, पहले हाफ साइकिल में जो एसी है वो प्लस में है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है। तो इसके सामने वाले कॉइल में क्या होगा, याद रखो फंडा, लेंज लॉ का ये होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन है ये प्लस है तो सामने वाले में माइनस होगा, और ये माइनस है तो सामने वाले में प्लस होगा। तो देखो अब इससे पूछो किससे, ये अपना पीएन जंक्शन डायोड से ये शक्ल बनाना होगा आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में। एक इनपुट सिंपल सा एक कॉइल और एसी सोर्स, इनपुट एसी से देना है और आउटपुट में एक कॉइल पीएन जंक्शन डायोड और आउटपुट में एक रेजिस्टर लगा देंगे, लोड रेजिस्टर। ये आउटपुट किसमें मिलेगा, डीसी में। अब देखो मैंने प्लस माइनस लिया, पहला हाफ साइकिल लिया, तो ये हो जाए, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस। अब इस P, ये जो P है, ये P जुड़ा है नेगेटिव से और ये N जुड़ा है पॉजिटिव से, यानी ये जो पीएन जंक्शन डायोड है किसमें हो गए, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग मतलब नो करंट, नो करंट, है ना। तो इस हाफ साइकिल के लिए डीसी का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने वही बनाया था, इस हाफ साइकिल के लिए
डीसी का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा क्योंकि रिवर्स बायसिंग हो जा रहा है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मैं क्या कर दूं, इसको माइनस कर देता हूं और इसको प्लस कर देता हूं। तो अब ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस। अब P जो है वो प्लस से कनेक्टेड है और N जो है वो माइनस से कनेक्टेड है। अब ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होता है, यानी सेकंड हाफ में डीसी का आउटपुट मिलेगा, सेकंड हाफ में डीसी का आउटपुट मिलेगा, फिर थर्ड हाफ में आउटपुट नहीं मिलेगा, फोर्थ में आउटपुट मिलेगा। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। बताइए इसमें क्या होता है। इसमें देखो, इसमें बस लॉजिक ये है, सब सेम डायग्राम है, बस यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड की जगह पे दूसरा दो यूज करते हैं। इस क्यों यूज करते हैं उसका रीजन बताते हैं। देखो फर्स्ट साइकिल में ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हो जाए, तो ये प्लस तो ये माइनस और ये माइनस तो ये प्लस, पोलैरिटी चेंज हो जाता है। इस पी से पूछो भैया तेरा कौन सा बाइसिंग है, तो बोलेगा मेरा पी जुड़ा है नेगेटिव से और एन जुड़ा है पॉजिटिव से। मैं तो भैया रिवर्स हूं, मतलब नो करंट। इस से पूछो तू किस बाइसिंग में है, तो ये बोलेगा मेरा पी जुड़ा है पॉजिटिव से और मेरा एन जुड़ा हुआ है किससे, नेगेटिव से। मैं हूं फॉरवर्ड में, मैं करंट दूंगा। इसका मतलब हमने एसी का जो हाफ इनपुट दिया था उसमें डीसी का भी मुझे आउटपुट मिल रहा है, भले ही यहाँ पे ये रिवर्स हो गया लेकिन दूसरा तो फॉरवर्ड हुआ ना। तो अगर ये नहीं भी दिया तो ये तो देगा, है ना। फिर अगर मैं इस पोलैरिटी को चेंज कर दूं, लेट्स से कि मैं इस पोलैरिटी को प्लस माइनस ना करके, एक मिनट रुक जाओ, मिटा देता हूं मैं पहले इसको, इस पोलैरिटी को मैं माइनस से प्लस कर दूं, इस पोलैरिटी को मैं माइनस से प्लस कर दूं, तो ये सामने, तो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। अब इससे पूछो तू कौन से में, तो बोलेगा मेरा पी जो है पॉजिटिव से और एन जो है नेगेटिव से। मैं हूं फॉरवर्ड, मैं आउटपुट दूंगा, मैं डीसी आउटपुट दूंगा, खुश। इस पीएन से पूछो तेरा अब क्या है, तो ये बोलेगा मेरा पी नेगेटिव से और एन मेरा हो गया पॉजिटिव से। मैं अब रिवर्स हो गया, मैं अब आउटपुट नहीं दूंगा। अरे कोई तो दे रहा है ना, तू मत दे, ये दिया। तो देखो सेकेंड जो हाफ साइकिल था उसमें भी मुझे एसी का आउटपुट मिला, इसीलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है बच्चों, अब कोई ये मत बोलना कि सर एसी को तो ऐसे बनाया हो लेकिन डीसी को ऊपर ऊपर क्यों बना रहे हो, क्योंकि डीसी का डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर जो है वो भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसके बहुत अपने खास खास यूज है। एक मिनट रुको, क्या हो गया, ट्रांजिस्टर के अपने बहुत ज्यादा यूजेस हैं। ट्रांजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है जिसको हम एज अ एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं और एज अ स्विच यूज कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ट्रांजिस्टर के तीन भाग होते हैं, बेस, कलेक्टर, एमिटर। कलेक्टर इलेक्ट्रॉन होल्स को कलेक्ट करता है, एमिटर इलेक्ट्रॉन होल्स को जो है वो क्या करता है, इमिट करता है, ठीक। और जो बेस होता है वो ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर भी दो तरह के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना एग्जाम में। एनपीएन में क्या होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, फिर एक और एन टाइप लेते हैं और बीच में पी डाल देते हैं, सैंडविच टाइप में एन है और बीच में पी। ये बीच वाला जो होता है ये पतला होना चाहिए, तो बन गया एनपीएन। एनपीएन का डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, एनपीएन। तो डायग्राम तो कुछ नहीं है, डायग्राम में तो सब इजी है। कैसा डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, देखो ये ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे और ऐसा कर दोगे, चलेगा। और नीचे ऐसा निकाल दोगे, ये भी चलेगा। और इसको ऐसे गोला से बंद कर दोगे, ये भी चलेगा। लेकिन याद रखना है एनपीएन में, एनपीएन ये एन हो गया, ये पी हो गया और ये एन हो गया। एनपीएन में एन से एरो बाहर जाता है और जहां एरो जाता है वो एमीटर होता है, बाकी कलेक्टर होता है और ये बेस होता है। एनपीएन के याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर की। इसमें क्या होता है, पीटा सेमीकंडक्टर बीच में एन टाइप को डाल देते हैं। इसका डायग्राम क्या है बच्चों, इसका डायग्राम सेम जो वैसे वो था वैसे ही था। देखो ऐसा बना दोगे आप, ऐसा बना दोगे, ठीक है बच्चों, ऐसा बना दिया आपने। लेकिन याद रखोगे ये हो गया P, ये हो गया N, ये हो गया P। अब P से एरो बाहर नहीं अंदर आता है, तो जहां से एरो अंदर एरो जहां भी रहेगा वो एमीटर, तो P से एरो अंदर आता है और N से बाहर गया था, तो ये हो गया एमीटर, ये हो गया कलेक्टर C और ये हो गया बेस। इस बात को अच्छे से याद रखोगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। एग्जाम में आता है स्पेशल पर्पस, ये कुछ स्पेशल पर्पस, कुछ स्पेशल सर्किट्स के लिए, कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए यूज होने वाले पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं, जिनमें सेमीकंडक्टर की
के नियमों का यूज करके डायोड बनाया जाता है। पहला होता है जेनर डायोड। ये क्या होता है? हैवीली डोप्ड पी एन जंक्शन डायोड। मतलब इसमें ये पी एन जंक्शन डायोड है, इसमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटी मिक्स होती है। विच वर्क्स ओनली इन रिवर्स बायसिंग। तो जेनर डायोड सिर्फ रिवर्स बायसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में काम नहीं करता है। इसको और कहाँ से पढ़ना है? लर्न फ्रॉम परीक्षा सार पेज नंबर 262। ये मतलब वहां से आपको लिखना है, ठीक है। यूजेस क्या है इसका? एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, रिवर्स बायस वोल्टेज रेगुलेटर में काम करता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करने में। और एक डिजिटल मल्टीमीटर होता है जिसके थ्रू आप करंट वोल्टेज को मेजर कर सकते हो, उसमें यूज होता है। दूसरा होता है फोटो डायोड। अब जेनर डायोड का उपयोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ लेना आप लोग एक बार, ठीक। अब नेक्स्ट आता है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? तो फोटो डायोड देखो एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो इट इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्टेड एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा डायोड जो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट की ऊर्जा को करंट की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोटो डायोड, ठीक है। और इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब ये थोड़े नए नए शब्द हैं, ये जानने वाले शब्द होते हैं, बट क्योंकि मैं अभी आपको एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ तो मैं इतना अंदर नहीं जाऊंगा। तो ठीक, ये रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंडर काम करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम कैसा होता है। देखो पी एन जंक्शन डायोड है और इस पे लाइट आती है, तो लाइट के लिए ये लगा दिया गया। और लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, जहाँ एच होता है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू होता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक, इसको एक बार देख लेना आप लोग, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। यूजेस की बात करें, इन काउंटिंग मशीन, इन ऑप्टिकल सिग्नल, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इन एक्सरे डिटेक्शन, ऑक्सीमीटर, स्मोक डिटेक्शन, हेडलाइट डिमर, बारकोड स्कैनर, फायर अलार्म एक्सेट्रा, ये याद रखेंगे। तो पैसे गिनने की मशीन होती है ना, उसमें जितना तो उसमें देखो क्या होता है कि कैसे गिनता है वो पैसा। तो लाइट को ना जितने बार नोट जितने नोट्स होंगे, तो नोट ऐसे करके फ्लिप होते हैं, तो नोट क्या करते हैं? लाइट को काटते हुए जाते हैं। तो उस कितने बार अंधेरा आया उसको काउंट करके काउंटिंग मशीन काम करता है। मतलब ठीक है, नॉलेज आपको होना चाहिए। काउंटिंग बताया था मैंने रेगुलर क्लास में। एक होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, आपको पता होगा आजकल 95% जो हम लाइट्स यूज करते हैं एलईडी होता है। इस एलईडी की खोज के लिए जापान के जो साइंटिस्ट, का नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा, बहुत अजीब नाम रहता है, उनको नोबेल प्राइज मिला था आज से 5, 6, 7 या 8 साल पहले। बहुत बड़ी चीज़ है एलईडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव करती है, लाइट बिल बचाती है हमारा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली खत्म होने से या प्रदूषित होने से बचाती है। ये क्या होता है? एलईडी इज अ हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये भी पीएन जंक्शन डायोड है व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि करंट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी में। करंट देते तो हमें लाइट मिलता है। एलईडी वर्क्स इन फॉरवर्ड बायसिंग। इसका क्या है सिंबल? तो पीएन जंक्शन डायोड, और लाइट यहाँ से आती नहीं है, लाइट यहाँ से जाती है, इसलिए ऐसा साइन। वर्किंग भी एक बार इसका पढ़ लेना, यूजेस पढ़ के जाना इसका। यूजेस क्या है? यूजेस क्या है? ट्रैफिक सिग्नल्स और डिजिटल कंप्यूटर और कैलकुलेटर, इजी टू हैंडल एंड मेंटेन है इसका काम। मतलब यूजेस डिजिटल कंप्यूटर्स में भी होता है, इसको हैंडल करना आसान है, बहुत कम पावर लेता है, ऑपरेशनल कॉस्ट इसका वोल्टेज कम है, मतलब कम वोल्टेज पे भी काम चल जाता है। और इसका एक और यूज है डिजिटल वॉचेज, जितने भी आपके स्मार्ट वॉचेज आ गए ना, जो जिसमें ऐप सब चलते हैं, सब में एलईडी लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद सोलर सेल है, उसको एक बार देख लेना, मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ अभी, ठीक। अब ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस पढ़ लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक। अब उसके बाद ये सब मत पढ़ना। पावर गेन, एम्पलीफायर एक बार कर लेना, आया हुआ है, एम्पलीफायर इंपॉर्टेंट है, एम्पलीफायर एक बार पढ़ लेना। देखो मैं डायग्राम समझा देता हूँ। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट में लगा है एक कैपेसिटर C1, आउटपुट में लगा एक कैपेसिटर C2। इनपुट में लगा हुआ एक रजिस्टर और आउटपुट में भी लगा हुआ एक रजिस्टर। बीच में है आपका कौन सा? एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन। मुझे कैसे पता एनपीएन है? तो एनपीएन में आपको बताया गया था कि जो एन होता है ना, उससे एरो निकलता है। देखो एन से एरो निकल रहा है, एरो निकलता है एन से, ठीक है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसको याद रखना, एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना, इनपुट बनाना, आउटपुट बनाना, डायग्राम करेक्ट कर देना, वो काम हो जाएगा। एकदम अंदर नहीं जाऊंगा, तो सर टाइम टेकिंग है ये सारे टॉपिक्स, एकदम जल्दी फास्ट में नहीं हो पाते हैं। डेफिनेशन तो है नहीं कि फटाफट हो जाएंगे, 2 मिनट में बता दूंगा। इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले बहुत सारा पिछला जो बेसिक्स होता है ना, वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कुछ कुछ वर्ड्स यूज कर लूंगा 2-3 इसमें, आप उसमें हो जाओगे क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। फिर आप नंबर सिस्टम एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। गेट करना, और गेट
नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट। अब देखो और गेट क्या है, और गेट का देखो इनपुट दिया मैंने ए बी, आउटपुट निकला वाई, इस तरीके से आपका और गेट का सिंबल बनता है, ये आपका और गेट है, ठीक है। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो और मतलब होता है एडिशन, तो ये वाई है, वाई कैसे निकलेगा, इस ए और बी दोनों इनपुट को जब जोड़ दोगे तो आउटपुट मिलेगा वाई, तो वाई बराबर ए प्लस बी। ट्रुथ टेबल इसका इंपॉर्टेंट होता है, कैसे बनाता है रट के जाना। देखो इनपुट ए बी, इनपुट सिग्नल था ना, इनपुट सिग्नल क्या था, ए और बी, तो ए क्या हो सकता है 0, देखो पहला हो सकता है 0 0, फिर हो सकता है 1 0, फिर 0 1, फिर 1 1, इतनी पॉसिबिलिटीज है। तो देखो और में याद रखना, और में 0 0 0 होता है, 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, 1 1 1 होता है, मतलब एक भी 1 रहा तो 1 और 2 0 0 हो जाता है। इस तरीके से आप याद रखना, बस इतना सा करना होता है एग्जाम में। उसके बाद नॉट गेट की बात करते हैं। नॉट गेट का क्या होता है, तो देखो नॉट गेट में क्या हो रहा होता है, ये नॉट गेट है, एक इनपुट एक आउटपुट, ठीक है, ट्रायंगल के बीच में, तो इनपुट एक ही है ना, तो ए तो ए इनपुट एक ही है, तो एक ही इनपुट मतलब या तो 0 या तो 1, तो 0 और 1, तो 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 0, यस तो नो, नो तो यस, ठीक है। उसके बाद नॉर गेट। अब नॉर गेट क्या होता है, नॉट और देखो नॉट और दोनों को मिला दे तो नॉर बनता है। तो देखो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, ये तो और का है, और ये बीच में क्या लगा हुआ है, नॉट, है ना, नॉट देखो, नॉट नॉट, ठीक। तो ये पूरा पार्ट जो है फिन जैसा, मछली के पंख जैसा, ये तो और का है, और ये वाला किसका, नॉट का। इसमें देखो इनपुट दो दे रहे हैं, तो ए और बी इनपुट है, तो 0 0 हो सकता है, 0 1 1 0 1 1। अब देखो हमको पता है कि जो और होता है उसमें जुड़ता है, और पहले आप ए प्लस बी करोगे, फिर नॉट करोगे, इसे तो नॉट, इसका नाम नॉर क्यों है, पहले दोनों इनपुट का और निकालना है, फिर उस और का नॉट निकालना है। तो ए और बी, तो और कैसे निकालते हैं, और में सिंपल है, कोई एक भी एक रहेगा तो एक आएगा, और दो 0 तो 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1। और अब ये जो a प्लस बी निकल गया, अब इसका नॉट निकालेंगे, a प्लस बी का नॉट, यानी a प्लस बी अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, नॉट का 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। इसका क्या होता है बुलियन एक्सप्रेशन, तो y बराबर पहले a प्लस बी का और निकाला और फिर उसका नॉट निकाल दिया, ठीक है बच्चों। फिर होता है एंड गेट। एंड गेट डी टाइप में बनता है, इसमें भी दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं, इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यानी y बराबर a इंटू बी। अब इसमें देखो क्या होता है, तो a इनपुट बी इनपुट, दो इनपुट कैसे लिखोगे, देखो दो ही इश्यूज है, 0 और 1, तो 0 1 को कितने बार लिख सकते हो, 0 0 लिख सकते हो, 0 1 1 0 1 1, सब में ये सेम है। y यहाँ याद रखना, एक भी 0 तो 0, तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1, एक भी 0 तो 0, ठीक है। अब उसके बाद आता है नैंड। नैंड मतलब नॉट प्लस एंड, तो देख सकते हो, देखो ये एंड का सिंबल, एंड का सिंबल दिख रहा है, और बीच में किसका सिंबल, नॉट का सिंबल, है ना। तो देखो इसमें ए और बी, तो देखो इसका y कैसे निकालोगे, y बराबर पहले एंड ए और बी, ए इंटू बी एंड के लिए, और फिर नॉट के लिए ऊपर में नॉट बार का साइन, तो ये हो गया इसका। देखो तो ए बी इनपुट है, 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0। अब ए डॉट बी क्या होता है, ए इंटू बी क्या होता है, ए इंटू बी का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक भी 0 तो 0, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। अब उसका निकालना है नॉट, इसका नॉट, तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। बस बच्चों इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इतना ही है आपका सेमीकंडक्टर, आपको ये पढ़ के एग्जाम में जाना है। रही बात क्वेश्चंस की बच्चों, सारे बता तो दिया, डिफरेंस बिटवीन एनपीएन पीएनपी, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग, व्हाट इज फोटोडायोड, उसके बाद देखो ड्रॉ बायसिंग एलईडी, फिर लाइट एमिटिंग डायोड, फिर उसके बाद पीएन जंक्शन एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पे जंक्शन डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर, सोलर सेल मैं बताया नहीं हूँ, ठीक है, पढ़ लेना उसको। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर टॉपिक था। ड्रॉ एंड गेट, नॉट गेट, और गेट बता चुका हूँ। पीएनपी और एनपीएन में किसको प्रेफर करेंगे एज एम्पलीफायर, पढ़ लेना, अंदर नहीं घुसूंगा, इसके टाइम टेकिंग हो जाता है, नहीं तो बस इतना सा टॉपिक है इसमें, ठीक। तो सारे टॉपिक सारे में भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट सेमीकंडक्टर के बाद हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसके भी सारे क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा सार में आराम से
मिल जाएगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया हमारा सेमीकंडक्टर, ये है हमारा सॉरी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, अब अल्टरनेटिंग करंट में जो ये क्वेश्चन है बच्चों, टीचर स्कूल टॉक, ये सब आपको सार में मिल जाएंगे। इसको मैं अभी नहीं करवाने वाला हूँ, सब मिल जाएगा आपको साथ में, सब आता है। ठीक है, सब सारा मिल जाएगा आपको, मैं यहाँ से करवा देता हूँ। चलो एक रिवीजन लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट, पहली बात डीसी करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो करंट जिसका डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट हो डायरेक्शन जो है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज होता है। अब दोनों में फर्क है बच्चों, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली मतलब जो उसका वैल्यू होगा लगातार चेंज होगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो पीरियोडिकली चेंज होगा, मतलब हाफ साइकिल फिर नेक्स्ट हाफ, हाफ फिर नेक्स्ट हाफ, एक पीरियड के बाद चेंज होगा, एक आवर्त के बाद चेंज होगा। दूसरी चीज अब यहाँ पे देखो, जो अल्टरनेटिंग करंट है, देखो डीसी करंट को हम लोग सिंपली आई लिख देते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी कह देते हैं। लेकिन जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो कि उसकी वैल्यू हर पल हर सेकंड क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए हम उसको नॉर्मली नहीं लिख सकते। कैसे लिखते हैं, तो एसी करंट को लिखते हैं हम लोग आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई जो है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर समय पे निकाला गया करंट, तात्क्षणिक धारा। और ये होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट होता है धारा का मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और यहाँ पे जो साइन के साथ एंगल है ओमेगा टी, इसको बोलते हैं हम लोग फेज। क्या बोलते हैं इसको, फेज। उसके बाद एक होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये कैसे लिखते हैं, एसी का ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद रखना है इसको। फिर हमें निकालना होता है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू। ये कैसे निकालते हैं बच्चों, पता है तुमको। तो पहले आप निकालो आवेश किसकी वजह से, एसी की वजह से, फिर आवेश निकालो किसकी वजह से, डीसी की वजह से, और दोनों आवेश को बराबर कर दो तो आपको अल्टरनेटिंग करंट का औसत मान निकल जाएगा। एक और बात, जब हम अल्टरनेटिंग करंट का औसत मान निकालते हैं तो देखो अल्टरनेटिंग करंट एक फुल साइकिल में, देखो पहले हाफ साइकिल में मान लो प्लस, दूसरे हाफ साइकिल में माइनस, एक पूरे हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो। जैसे देखो पहले हाफ साइकिल में +5, दूसरे हाफ साइकिल में -5, तो +5 -5 बराबर क्या हो गया, जीरो। तो हम लोग कभी भी जो औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, वो कंप्लीट साइकिल टी में नहीं निकालते, इसको निकालते हैं आधा साइकिल t/2 में, कंप्लीट टाइम टी में नहीं निकालते, आधे टाइम t/2 में निकालते। कैसे निकालते हैं, तो लॉजिक क्या मैंने बताया कि पहले आपको आवेश निकालना है एसी का, फिर आवेश निकालना है डीसी का, दोनों को बराबर कर देना है। चलो कैसे निकालोगे, तो हम सबको पता है कि डी क्यू बराबर होता है आई डी टी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, करंट बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा आई डी टी बराबर डी क्यू, है ना। और हम सबको अभी मैंने आपको सिखाया कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जहां पे आई दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर देना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो डी क्यू बराबर जहां आई था वहां क्या पुट कर दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, और डी टी का डी टी। अब क्या करो, इसको भी इंटीग्रेट मार दो, इसको भी इंटीग्रेट मार दो। ठीक, डी क्यू को कहां से कहां तक, तो स्टार्टिंग में क्यू जीरो रहा होगा, फिर क्या हो जाएगा क्यू, टाइम क्या लेना है अब यहाँ पे देखना ध्यान से, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बराबर हो जाएगा टोटल क्यू, क्यू हो गया। लेकिन यहाँ पे आई नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर लेना पड़ेगा, इसको बाहर ले लिया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। अब बात समझो, अब जब आप साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट लेना है जीरो से लेके कहाँ तक, t/2 तक, क्योंकि एवरेज सिर्फ आधे समय में निकलता है, पूरे समय में अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज जीरो हो जाता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, याद रख लो माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और लिमिट क्या है इसके ऊपर, जीरो से लेकर t/2, जीरो से लेकर t/2, बस सॉल्व कर दिया लिमिट लगाकर, तो क्यू मिल गया। ये जो क्यू मिला है किसके लिए मिला, ये मिला है क्यू एसी के लिए। अब हमें क्यू निकालना है किसके लिए, डीसी के लिए। डीसी के लिए क्यू क्या होता है, तो देखो एसी के लिए क्यू हमने निकाल लिया, डीसी के लिए क्यू क्या होता है, क्यू फॉर डायरेक्ट करंट, ये होता है करंट इनटू टाइम, टाइम कितना लेना है t/2, ये देखो तो ये एसी का क्यू और ये डीसी का क्यू, है ना, जो कटा कटा लास्ट में आंसर मिल गया, ये हो गया आपका आंसर, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद हम आते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम बोलते हैं
IRMS वैल्यू, IRMS वैल्यू। ये भी बहुत आसान है बच्चों, इसमें भी कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए कॉन्सेप्ट पता है क्या रखना है, आप पहले निकालोगे हीट AC की वजह से और फिर निकालोगे हीट DC की वजह से, दोनों को आपस में बराबर कर दोगे। तो बच्चों मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ हर चीज को, आपको हीट निकालना है AC की वजह से, हीट निकालना है DC की वजह से, दोनों को आपस में बराबर कर देना है और आपका करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकल आएगा। कैसे करना है देखो, आप सब जानते हो, क्या जानते हो, करंट बराबर होता है AC करंट बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। और आप सब जानते हो जूल्स के नियम से कि हीट बराबर होता है ऊष्मा बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे DH ले लिया, यहाँ पे DT ले लिया, स्मॉल अमाउंट लेना है ना, देखो लिख दिया DH बराबर I स्क्वायर R dt। अब DH बराबर I स्क्वायर, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू ये है, तो इसका क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर। देखो जहाँ I है वहां पे हमने क्या कर दिया, I नॉट साइन ओमेगा टी का क्या किया होगा, स्क्वायर कर दिया होगा। अब नेक्स्ट देखो, इसको भी इंटीग्रेट मारना है, इसको भी इंटीग्रेट मारना है। इसको इंटीग्रेट मारोगे DH का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टोटल H, और यहाँ पे I नॉट और R जो है कांस्टेंट है, बाहर हो गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ रेड ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय टी। अब समझना मेरी बात, एक फॉर्मूला होता है, अब मैं बायो वालों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 ओमेगा टी बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस तरफ ला लेता हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ये 2 को यहाँ से हटाकर नीचे ले आता हूँ। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। देखो वहीं पे लिखा हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। अब यहाँ पे एक चीज गौर करना, अब देखो ये है इंटीग्रेशन, क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन 0 से t। अब हाँ एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो एवरेज है वो आधे समय के लिए निकालते हैं, लेकिन जो आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है पूरे समय t के लिए निकालते हैं, तो इसका लिमिट हो गया 0 से लेकर t। अब देखना, अब इसको मैं क्या, इसको इस पूरे पार्ट को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, कैसे स्प्लिट करूंगा, देखो पहले लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से t 1/2 dt, और माइनस इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t, है ना, cos 2 ओमेगा t बाय 2 dt कर सकता हूँ ऐसे। देखो यही तो किया है, कर दिया है, ठीक। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है और आपका काम हो जाएगा, आपको हीट मिल जाएगा। किसके लिए हीट मिल जाएगा, AC के लिए। तो AC के लिए हीट मिल गया, तो AC के लिए हीट इतना होता है, लेकिन DC के लिए हीट कितना होता है, DC के लिए हीट होता है, हीट फॉर DC ये होता है I स्क्वायर R सिंपली T, I स्क्वायर R सिंपली T। अब देखो T हम क्या मान रहे हैं इस पूरे डेरिवेशन में, कैपिटल T के बराबर, तो DC के लिए हीट हो गया I स्क्वायर R इंटू T। इसी I स्क्वायर को हम लोग RMS करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया इसको, डीप में नहीं जाऊंगा मैं, पता है अभी। तो देखो ये हीट हो गया AC का, ये हो गया DC का, दोनों को बराबर करना है, तो ये और ये बराबर हो गया, देखो ये और ये बराबर, जो काटा काटो, आपका काम बन जाएगा, RMS वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फेज की। फेज क्या होता है, एंगल विद साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन। अगर किसी भी एंगल के सामने साइन लगा है या फिर कॉस लगा है तो उसको हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं उसको, फेज। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक होता है, समझना, एक टॉपिक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं XC, ठीक है। देखो प्रतिरोध, किसी भी संधारित्र में, किसी भी कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये जो है इसकी वैल्यू होती है 1/ωc के बराबर। दूसरा एक फॉर्मूला, एक होता है टॉपिक इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये क्या है, तो किसी भी इंडक्टर में, किसी भी प्रेरण में, किसी भी कॉइल में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं हम लोग उस प्रतिरोध को XL, और ये होता है ओमेगा इंटू L। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद एक होता है इम्पीडेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। तो किसी भी सर्किट का, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पीडेंस को, किसी भी सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इम्पीडेंस, और इसका फॉर्मूला होता है XL माइनस XC का स्क्वायर और ये प्लस R का स्क्वायर। शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूं मैं हर चीज का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में आता है, वो क्या है, वो देखो, वो है एवरेज पावर। तो पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये ऐसा प्रूव करने देता है कि एवरेज
पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कैसे प्रूफ करना देखो, आप सब जानते हो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय। और आप सब जानते हो जो वर्क होता है वे होता है वोल्टेज इंटू चार्ज और समय का समय। और आप सब जानते हो कि चार्ज अपॉन टाइम, आवेश अपॉन समय होता है आई। देखो पावर बराबर क्या हो गया v और ये हो गया आई, v इंटू आई, ये पहला, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक फॉर्मूला हमें, अब देखो ये जो पावर बराबर v इंटू आई है, इसको मैं लिख दूंगा एवरेज पावर बराबर v इंटू आई। अब v और i की वैल्यू डाल दूंगा, मैंने सिखाया था v बराबर होता है v नॉट साइन ओमेगा टी और i बराबर होता है i नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, i नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें एक हिंट है जिसके डीप में मैं नहीं जाने वाला अभी, वो ये है कि अगर आप v को v नॉट साइन ओमेगा टी लोगे तो i को हमेशा उससे फाई कम लेना। कैसे लेना बता देता हूँ, देखो यहाँ पे v को रखना v नॉट साइन ओमेगा टी और i को रखना i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो देखो v के जगह पर ये रख दो और i के जगह पर ये पूरा रख दो, रख दिया हमने। अब इसको 2 से इंटू करो और 2 से डिवाइड करो, क्यों बता रहा हूँ, और 1/2, अब ऐसा करोगे तो क्या होगा 1/2 वी नॉट आई नॉट अलग हो जाएगा और क्या बचेगा 2 साइन ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इससे क्या होगा पता है, ये बन रहा है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, ठीक है। और जो 2 साइन ए साइन बी होता है ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो देखो 1/2 वी नॉट आई नॉट चलेगा, 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसको सॉल्व किया सामने वाले ने तो उसको ये मिला। अब याद रखोगे कंप्लीट साइकिल में इस पूरे की वैल्यू 0 होगी। आप सिंपली एग्जाम में याद रखना जो cos फाई वाला टर्म होगा उसको एज इट इज रखना और जो cos 2 पाई t माइनस फाई वाला टर्म होगा वो कितना हो जाएगा 0, ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 0। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ कंप्लीट एवरेज वैल्यू इन अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ दिस बिकम्स 0, इस पूरे को 0 कर देना। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा p एवरेज बराबर 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। पी एवरेज बराबर, इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, 2 को लिख सकता हूँ √2 और लिख सकता हूँ इसको आई नॉट बाय √2 और साथ में कॉस फाई। अब ये जो पूरी वैल्यू आपको दिख रही है ना बच्चों, ये कहलाती है VRMS वैल्यू। और ये जो पूरी वैल्यू ये दिख रही है ऊपर ने प्रूफ किया था, उसको बोलते हैं IRMS वैल्यू, साथ में कौन है कॉस फाई। बस ये प्रूफ हो जाता है। मैं तो सब फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, बट ठीक है ना। आपको अभी के लिए क्या चाहिए, एकदम घुस के पढ़ना या एग्जाम के लायक पढ़ना, एग्जाम के लायक पढ़ना, ठीक है, एकदम घुस के पढ़ना है। देखो ये बात तो बच्चों सही है, एक बच्चा जो साल भर मेहनत करता है और एक आप में से बहुत सारे लोग जो आखिरी के 4 दिन पढ़ना चाहते हैं, दोनों में कुछ तो गैप होना चाहिए, वरना वो साल भर वाला बच्चा मायूस नहीं हो जाएगा कि मैं साल भर डेली का 10 घंटा पढ़ रहा हूँ और ये 4 दिन पहले पढ़ रहे हैं और ये मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो बच्चा बोलेगा ना कि मेरा तो टाइम बर्बाद हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, जितना ज़्यादा समय आप पढ़ाई करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, उतना ज़्यादा आपके ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। मैं मान लो आज टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं टीचर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने टाइम में आपके जैसे लापरवाही की होगी। मैं अपने टाइम में सच में अपने लिए पढ़ता था, अपने टॉपिक्स को पढ़ता था, मैं किताबों को समय देता था। ये नहीं कि वीडियो बस देख लिया काम हो गया, नहीं, कोई टीचर मुझे कुछ पढ़ा दे, कितना बेहतरीन पढ़ा दे, उसके बाद मैं घर में आके 5 किताबों से उस चीज़ को देखकर पढ़ता था। 5 किताबों को 4 किताबों को मर्ज करके फिर उससे उसको एक साथ करके नोट्स बनाता था। मेरे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं ऑफलाइन में वो जानते हैं, मेरे बुक्स को देखते हैं, समझते हैं। मेरा ऐसा ऐसा था मेरा ऑब्सेशन किताबों के साथ कि अगर टीचर ने मुझे ये चैप्टर पढ़ाया होगा कि इसका नाम है अपना अल्टरनेटिव करंट, तो मैं घर में आके 5 किताबों को साथ में रखता था और उसमें से एक टॉपिक को 5 अलग अलग किताब से देखकर फिर नोट्स बनाता था सेटिस्फेक्शन के लिए कि मुझे इस टॉपिक का हर चीज़ आना चाहिए, मुझसे बेहतर किसी को आना ही नहीं चाहिए, ऐसा कंपटीशन रहता था। ऐसे हम लोग पढ़ते थे।
वही रीजन है कि आज मैं आपको पढ़ा पाता हूँ, वही रीजन है कि आज आप मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं उसका आंसर दे पाता हूँ। बात समझ रहे हो? और जो टीचर्स ऐसा नहीं किए होते अपने समय में, वो क्या करवा रहे होते हैं, वो परीक्षा को रटवा रहे होते हैं, वो युग्मों छपवा रहे होते हैं, जबकि बच्चा को पढ़ाई नहीं है। मैं ही आपको ये चीज बता रहा हूँ, क्या मैं सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर है? नहीं, लेकिन क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आपको फेल नहीं होना। ये ज्ञान देने से अच्छा कि आप साल भर नहीं पढ़े, ये पढ़े, मैं ये कर दूं, कुछ ऐसी तरफ से कंट्रीब्यूट कर दूं कि आपके नंबर अच्छे आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चों, पढ़ना हमेशा डीपली चाहिए, अच्छे से घुस के पढ़ना चाहिए। वॉटलेस करंट ऐसा करंट जिसमें पावर नहीं होता है। ठीक है, कोई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर कैसा है? ट्रांसफार्मर भैया एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। स्टेप अप, अब देखो एक ट्रांसफार्मर है ना, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब एक ट्रांसफार्मर में एक रोड्स होती है, एक ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। जिस ट्रांसफार्मर का, अब देखो ये जो प्राइमरी कॉइल है ना, ये वाला प्राइमरी कॉइल, इसको मुझे उल्टा बनाना चाहिए था। ऐसे गलती कुछ नहीं है, बट अब क्या है, ऑब्सेशन है, बुक में जैसा रहे वैसा ही करो। क्या है, जब आप थोड़े से बड़े क्लास में जाते हो ना और इन चीज़ों को पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि हमने छोटी क्लास में जो जो चीज़ पढ़ा था वो सब बेवकूफ़ी थी, रियल ज्ञान तो बड़े क्लासेस में है, ऐसा होता है। तो देखो कैसे बनाऊंगा, ये देखो, एक ये हो गया कॉइल। अब इस कॉइल से इनपुट जाएगा तो इनपुट एसी जाएगा और यहाँ से आउटपुट आएगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब देखो, अगर मान लो, अब प्राइमरी मान लेते हैं कि इस प्राइमरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एनपी, और इस सेकेंडरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एनएस। तो अगर आपके सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो आप समझ जाओ कि आप कौन से ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। लेकिन अगर आपके प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो समझ जाओ कि आप कौन से ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो। ठीक है बच्चों, अब ट्रांसफार्मर में यहाँ पे मैंने कहा, कह दिया, कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में देखो, आयरन के अलग अलग क्या होते हैं, फ्रेम्स होती है। ठीक है, एक सॉलिड आयरन यूज नहीं करते ताकि हम लॉसेस बचा सके, उसमें कॉइलिंग होती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, कि ईएमएफ बराबर होता है डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव में। तो प्राइमरी ईएमएफ, प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव में। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल का हो जाएगा ईएस बराबर माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे के लिया गया है। अब इसको और इसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ई एस अपॉन ई पी, सेकेंडरी को प्राइमरी से डिवाइड करो। तो देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो ई एस अपॉन ई पी होगा एन एस अपॉन एन पी, और ये हो जाता है आर के बराबर। मतलब जो आपका एन एस अपॉन एन पी होता है ना, ये आर के बराबर होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। फिर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है बच्चों, बहुत तरह के लॉसेस होते हैं। इससे पहला होता है कॉपर लॉस। अब ट्रांसफार्मर में जो है ना, कॉपर की कॉइलिंग की जाती है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग रहती है। मतलब उसको खींचोगे ना कॉइल को लंबा, तो कई किलोमीटर तक वो जाएगा। तो कॉपर लॉस होता है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है कॉपर। एक होता है आयरन लॉस, बहुत सारा लोहा यूज होता है उसमें, तो उसकी वजह से जो है ना एडी करंट थोड़ी बहुत प्रोड्यूस होती है, भंवर धाराएं, उससे भी लॉस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। अब कई बार क्या होता है बच्चों की, बहुत एक ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज हो रहा होता है, तो कई बार बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में लीकेज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेस्ट होने लग जाता है। और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, कि हमने इनपुट कितना दिया, आउटपुट कितना मिला। आउटपुट पावर हमेशा जो है सेकेंडरी में मिलेगा, इसलिए सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट। इनपुट पावर हमेशा प्राइमरी से देंगे, तो इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट। ठीक है, और अगर आपको परसेंटेज दक्षता निकालने के लिए कह दिया जाए, मतलब परसेंटेज एफिशिएंसी इन परसेंटेज कह दिया जाए, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट का भी टॉपिक जो है पूरा इस तरीके से खत्म हो जाता है। तो देखो बच्चों क्या है, आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना चीज़ों को टाइम देकर, तो उसको दोबारा पढ़ने में ना
कोई टाइम नहीं लगता, वो छपा रहता है आपके दिमाग में। ठीक, जब मैंने इसको अपने क्लास में पढ़ाया होगा तो मैंने 10 दिन का समय लिया होगा, लेकिन अभी तो देखो मैंने अभी आपको हर टॉपिक बता दिया। ऑब्वियसली मैं उतना अंदर नहीं गया, लेकिन आपको मैंने एक ओवरव्यू जरूर दे दिया है। पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन देखो, ये वाला मैंने अभी करवाया, IRMS ये भी मैंने करवाया, ठीक है, और ये वाला मैंने करवाया अभी। ठीक, LCR आता नहीं है लेकिन एक बार कर लेना, ठीक है, नहीं करवाया हूँ मैं अभी। और वहाँ के ऊपर वाले जो है इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार वहाँ से देख लेना, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसको देखो, मुझे बताओ कि कुछ कॉन्फिडेंस आया नहीं आया करके। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए आपको इस तरीके से ओवरव्यू में, वो मैं आपको बताऊंगा। एक मैं न्यूमेरिकल का चैप्टर सोच रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ, उसको मैं करूँगा, ठीक है। केमिस्ट्री का भी मैं आज शाम तक डालना स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, पढ़ाई करते रहो आराम से।